हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी के साथ हाजिर हैं और इस थ्योरी का नाम है कोलबर्ग्स की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इससे पहले हमने एक पियाजे की थ्योरी करी थी, वो भी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी और वो इसलिए करी थी क्योंकि कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसका जो बेस है वो पियाजे की थ्योरी ही है। इसीलिए हमने पहले पियाजे की थ्योरी करी और अब हम कोलबर्ग की थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं हूं डॉक्टर ममता सरदाना एंड लेट्स स्टार्ट द थ्योरी। इस थ्योरी में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आएंगी जिनके बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूँगी। तो जो इसमें जो टर्म्स आती हैं वो है मॉरल डिलेमा। ये एक दुविधा की स्थिति होती है। दुविधा का अर्थ है इसमें कि हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें राइट क्या चीज़ है और रॉन्ग क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें समझ में नहीं आता और हम मोरालिटी के बेसिस पे राइट और रॉन्ग में फ़र्क नहीं कर पाते। तो कभी हमें जो राइट चीज़ है वो भी सही लगती है और जो रॉन्ग चीज़ है वो भी हमें सही लगती है। तो इसका एक फेमस एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति थे हेन्स। तो उन्हीं की स्टोरी पे बेस्ड ये कोलबर्ग की थ्योरी है। तो हेन्स की वाइफ जो थी वो बहुत बीमार थी और उनके लिए एक मेडिसिन की ज़रूरत थी जो कि एक केमिस्ट के पास अवेलेबल थी और वो केमिस्ट जो थे वो उस दवा को बहुत ज़्यादा कीमत में बेच रहे थे। तो हेन्स के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो अपनी वाइफ को मरने देते या फिर वो उस केमिस्ट से उस दवा को चुरा लेते। तो उन्होंने केमिस्ट से उस दवा को चुरा लिया और अपनी वाइफ की जान बचा ली। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि हेन्स ने इसे सही किया और कुछ लोग कहते हैं नहीं, हेन्स ने ये गलत काम किया। तो अब हेन्स की नज़रों में क्या सही था क्या गलत था, तो ये उनकी परिस्थिति पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ये जो सिचुएशन आती है, देखिए मैं दो चीज़ों के नाम लूँगी। एक है सिचुएशन। सिचुएशन का अर्थ है वो स्थिति जहाँ पे वो व्यक्ति मौजूद है जिसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो सही कर रहा है या गलत। तो जो ये सिचुएशन है ये डिलेमा की स्थिति है। इस सिचुएशन का अर्थ है कि ये डिलेमा की स्थिति है, दुविधा की स्थिति है कि व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रहा कि वो सही ऑप्शन चूज़ कर रहा है या फिर गलत ऑप्शन चूज़ कर रहा है। और एक यहाँ पे वर्ड आता है मॉरल रीजनिंग। इस रीजनिंग शब्द को आप कई बार सुनेंगे इस थ्योरी में। तो रीजनिंग को हम हिंदी में कहते हैं तर्क करना या तर्कण की जो स्थिति है वो क्या कहलाती है। तो मॉरल रीजनिंग जो है वो रीजनिंग है जब व्यक्ति ये सोच रहा होता है कि जो भी वो डिसीज़न लेने जा रहा है या जजमेंट जो अपना जो प्रोसेस है उसका जजमेंट का वो सही है या गलत। तो जो मॉरल रीजनिंग है एक्चुअली में है थिंकिंग प्रोसेस। जितनी देर व्यक्ति थिंक कर रहा है, सोच रहा है, तर्क कर रहा है अपने दिमाग में कि क्या सही है या क्या गलत, वो मॉरल रीजनिंग कहला रही है। और वो अवस्था जब व्यक्ति दुविधा में है वो डिलेमा कहला रहा है। तो ये दो टर्म्स आपको बार बार समझ में आएंगी, यहाँ पे क्वेश्चंस में भी पूछी जाएंगी कि डिलेमा क्या होता है और रीजनिंग क्या होती है। तो देखिए हम कोलबर्ग की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। आशा आप ये हेन्स के बारे में समझ गए होंगे और डिलेमा समझ गए होंगे और मॉरल रीजनिंग समझ गए होंगे। तो अब बेसिकली हम मेन थ्योरी पे आते हैं। तो जो कोलबर्ग जी थे उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी को 3 स्तरों में बांटा है और 6 स्टेजेस में बांटा है। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है लेवल्स आर 3 एंड स्टेजेस आर 6। तो यहाँ मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लेवल्स मैंने लिखे हुए हैं, प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। तो हम इसको आगे समझते हैं ये लेवल्स किस प्रकार से समझाए जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला आता है प्री कन्वेंशनल लेवल, या फिर हम इसे कहते हैं पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, या फिर पूर्व पारंपरिक नैतिकता का स्तर, या पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर। देखिए आप कन्वेंशनल का मतलब समझ लीजिए। कन्वेंशनल का अर्थ है पारंपरिक, मतलब जो परंपरा के अनुसार चला आ रहा है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल लेवल। तो पारंपरिक या फिर परंपरागत या फिर रूढ़िगत, और इससे जो पहले वाला होगा वो पूर्व कहलाएगा और इसका जो बाद वाला होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा
गैर परंपरागत या पश्च परंपरागत, ठीक है, या फिर गैर परंपरागत। तो इसमें से कोई सा भी नाम अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हो तो आप उसी को टिक करेंगे। तो एक बात इसमें बहुत समझनी ज़रूरी है कि जो भी इसमें नाम दिए जा रहे हैं, देखिए प्री कन्वेंशनल को 2 स्टेजेस में बांटा है, और पारंपरिक को भी 2 स्टेजेस में बांटा है, और पोस्ट कन्वेंशनल को भी 2 स्टेजेस में बांटा है। तो जो इनके नाम हैं वो नाम आपने याद रखने हैं। इस डायग्राम में नाम बहुत क्लियर नहीं है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगी, और कई सारे नाम हैं, तो आपको उन नामों पे ही बेस्ड क्वेश्चंस समझने हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो नेम के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और इसके लिए आपको कोई भी सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको ये बताना होगा कि उस सिचुएशन में वो व्यक्ति कौन सी मोरालिटी के कौन से लेवल पे है या कौन सी स्टेज पर है। तो इसलिए आपको नाम समझ में आना ज़रूरी है। और ये इस थ्योरी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसकी खास बात है कि आप नाम इजीली जज कर पाएंगे कि हाँ ये कौन सी स्टेज की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम प्री कन्वेंशनल को स्टार्ट करते हैं। प्री कन्वेंशनल का अर्थ है पूर्व पारंपरिक नैतिक रीजनिंग या मॉरल रीजनिंग। तो इसमें जो पहला स्टेज है, इसमें बेसिकली आप ये समझिए कि जो पारंपरिक स्टेज के जो बच्चे हैं, जो प्राथमिक क्लास के बच्चे हैं, प्राइमरी क्लास के बच्चे इस स्टेज में आते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो इस स्टेज में आते हैं प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में आप देखिए 2 चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब 2 चीज़ें क्या हैं? वो 2 चीज़ें ये हैं कि एक इसमें जो पहला स्टेज 1 है, दैट इज़ नोन एज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की स्टेज, ठीक है। इसको मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। अब पनिशमेंट एंड ओबीडियंस को हम हिंदी में कहते हैं आज्ञा एवं दंड की अवस्था, या फिर पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो आप ये समझिएगा कि ये दंड एवं अनुशासन की अवस्था है या आज्ञाकारिता की अवस्था है। देखिए इसमें जब छोटा बच्चा है तो वो कैसे रूल को फॉलो करता है, या तो उसके एडल्ट्स ने वो रूल बताया होगा, उसके पेरेंट्स आएंगे, उसमें टीचर्स आएंगे, तो उसके एडल्ट्स ने जो रूल बनाया है उसको पता है कि अगर मैं इस रूल को ओबे करूँगा तो मैं पनिशमेंट से बच जाऊँगा, और अगर मैंने रूल को ओबे नहीं किया तो फिर मुझे इसके लिए सज़ा मिल सकती है। तो वो उनका जो फोकस होता है वो डर के ऊपर बेस्ड होता है, फियर ऑफ अथॉरिटी के ऊपर बेस्ड होता है। और ये जो मोरालिटी है ये एक्सटर्नल मोरालिटी होती है, बाहर से उनके ऊपर इम्पोज की जाती है, ठीक है। तो आप पहला आशा समझ गए होंगे कि बच्चे इसमें दंड के बेसिस पे या आज्ञा मानने के बेसिस पे अपनी मोरालिटी को जज करते हैं। इसकी जो सेकंड स्टेज है वो है सेल्फ इंटरेस्ट की स्टेज, या फिर हम इसे एक और नाम से भी जानते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज इसे हम हिंदी में कहते हैं कि हम विनिमय कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, ठीक है। या फिर हम इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल पर्पस भी कहते हैं स्टेज को। और इसका मतलब है कि हमारा क्या प्रयोजन है, हमारा किसी कार्य को करने का क्या प्रयोजन है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि लोग कैसे करते हैं कि दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं ताकि बदले में उनके साथ भी अच्छे से अच्छा व्यवहार हो। तो इसको हम टिट फॉर टैट भी कहते हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, टिट फॉर टैट, या फिर हम कहते हैं जैसे को तैसा। जैसे छोटा बच्चा होता है, जैसे आपने समझा कि प्राइमरी स्कूल के मैं बच्चों की बात कर रही हूँ इसमें, तो बच्चा ने अगर उसके साथ दूसरे बच्चे ने अच्छा व्यवहार किया है तो वो उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करने की कोशिश करता है, और अगर उसके साथ उसने गंदा व्यवहार किया है या गलत व्यवहार किया है तो बच्चा उसको उसी तरीके से जवाब देता है। तो टिट फॉर टैट की हम इसमें बता रहे हैं कि हाँ ये टिट फॉर टैट अगर करते हैं तो वो बच्चा जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, जिसमें उसका अपना बेनिफिट हो रहा है, वही वो काम कर रहा है। तो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज कहला रही है, और इसको आप इसमें दोनों स्टेजेस आप आशा समझ गए होंगे। इसमें पनिशमेंट अवॉइड करने की कोशिश हो रही है और सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है। अब जो सेकंड लेवल है वो कन्वेंशनल लेवल की हम बात करने जा रहे हैं। कन्वेंशनल लेवल को मैंने आपको बताया था हिंदी में कि पारंपरिक स्तर की बात कर रहे हैं, जो रूढ़िगत या
जो सदियों से चली आ रही है परंपरा, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो मोरालिटी है, अब मोरालिटी इसमें किस पे बेस्ड होगी? मोरालिटी बेस्ड होती है फैमिली एक्सपेक्टेशन के ऊपर। फैमिली हमारी क्या कहती है, या हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, जो हमारे समाज में वैल्यूज़ चली आ रही हैं, या हमारे सोसाइटी के जो लॉज हैं वो क्या कहते हैं, या जो हमारा अपने देश के प्रति प्रेम है, या फिर हमारा जो देश के प्रति लॉयल्टी है, तो वो जो चीज़ें हैं वो सारी कन्वेंशनल लेवल में आ जाएंगी, या ट्रेडिशनल लेवल में आ जाएंगी, या रूढ़िगत व्यवस्था में आ जाएंगी। तो इसमें जो बच्चे हैं वो, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये प्राइमरी मतलब छोटी क्लासेस के बच्चों की बात हो रही है, तो यहाँ प्राइमरी से जो थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, एडोलेसेंट की स्टेज में आ जाते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं, वो कन्वेंशनल लेवल की मोरालिटी की बात करने लगते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है, देखिए मैंने लिखा है गेटिंग पीपल टू लाइक देम। तो इसको जो इसका जो नाम है वो क्या नाम है? वो नाम है हमारा म्यूचुअल इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेशंस या फिर रिलेशनशिप, ठीक है। तो आप ये, मैंने आपको बोला ना कि आप नाम याद रखिएगा, म्यूचुअल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अब ये रिलेशनशिप्स किसके साथ हो रही हैं? ये रिलेशनशिप फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं, ठीक है। तो फैमिली मेम्बर्स इसमें आ जाएंगे, या आपके टीचर्स आ जाएंगे, या फ्रेंड्स आ जाएंगे। तो इनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार जो एडोलेसेंट बच्चा है वो क्या बनने का प्रयास करता है? वो क्या बनने का प्रयास कर रहा है? गुड बॉय या फिर गुड गर्ल, जहाँ समाज में उनकी तारीफ हो। तो वो उसके हिसाब से जो व्यवहार है अपना, उसी के हिसाब से करते हैं, और वो वही नैतिकता उनके हिसाब से वही सही है जिसमें कि वो अच्छे बच्चे नज़र आएं। तो गेटिंग पीपल टू लाइक देम, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कन्वेंशनल लेवल की जो है स्टेज 3 हम इसे कह सकते हैं कि थर्ड स्टेज आ गई है। और जो फोर्थ स्टेज है वो है मेंटेन फंक्शनिंग इन द सोसाइटी। अब इसका जो नाम है वो आप नाम याद रखिए कि ये इसको हम कहते हैं लीगल ओरिएंटेशन। इसको हम क्या कहेंगे? लीगल ओरिएंटेशन। मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है या सामाजिक जो कानून है उसके अकॉर्डिंग जब काम किया जाता है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, या फिर जो भी कानून या जो सामाजिक कानून सोसाइटी के हैं उसके अकॉर्डिंग जब बच्चा व्यवहार करता है तो उसको हम कन्वेंशनल लेवल का फोर्थ स्टेज कहते हैं उसे, ठीक है। अब जैसे कि अब कोई भी जैसे रूल्स है, मान लीजिए कि इनकम टैक्स देना है। इनकम टैक्स किसके फेवर में है? हमारे देश के फेवर में है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं और उससे समाज के लोगों को भला हो रहा है। तो बच्चा ये मानता है कि वी शुड फॉलो द रूल्स, जो भी समाज के रूल्स बने हैं, सोसाइटी के जो भी रूल्स बने हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। तो मेंटेन फंक्शनिंग इन द सोसाइटी, इसको जो इसकी स्टेज 4 है ये लीगल ओरिएंटेशन कहलाती है। तो अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पे ये टर्म्स दी गई होंगी और आपको इन पर टिक करना होगा। फिर या तो फिर गुड बॉय गुड गर्ल लिखा होगा, या फिर म्यूचुअल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लिखी होगी। तो अगर ये नाम आते हैं तो आपको कन्वेंशनल लेवल में इन 2 स्टेजेस में से किसी आंसर पर टिक करना होगा अगर वो इस एरिया में फॉल करता होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, और वो जो नेक्स्ट है वो लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो मैंने आपको इसका नाम बताया था, गैर पारंपरिक या फिर पश्च पारंपरिक नैतिक तर्कणा। मतलब ये पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग की बात हो रही है। और इसकी जो पहली स्टेज है या स्टेज जो 5 है वो है रिजेक्ट रिजिडिटी ऑफ लॉज। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो मोरालिटी है वो कहाँ से निकल कर आ रही है? ये मोरालिटी आ रही है हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जिसे हम समझ नहीं, मतलब देख नहीं पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, और उसका समर्थन जब लोग करते हैं तब हम उसे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, ठीक है।
जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी एब्स्ट्रैक्ट हैं। वो ऐसा नहीं है कि समाज में जो नियम बने हैं उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है, वो उसके अगेंस्ट जाकर भी अगर वो समाज के भले के लिए है तो उसको फॉलो किया जा रहा है। तो इसमें जो पहला लेवल आता है उसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, यहाँ पे आप इसका नाम लिख लीजिए कि जो इसका नाम है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। देखिए, अगर सोशल लॉ लिखा होगा, लॉ एंड ऑर्डर लिखा होगा, तो वो ये वाली अवस्था होगी, स्टेज 4। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन अगर लिखा होगा या फिर सामाजिक अनुबंध या उपयोगिता लिखी होगी तो हमारी ये स्टेज 5 आ जाएगी, पोस्ट कन्वेंशनल की। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें लोग समाज के नियमों से अलग सोचने लगते हैं और उनके हिसाब से क्या होता है कि जो भी समाज के रूल हैं क्या वो वास्तव में समाज की भलाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी रूल को मानने के लिए अगर इसमें लोगों का नुकसान होता है तो उस रूल को नहीं मानना चाहिए, ऐसी बिलीफ इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में की जाती है। तो इस मोरालिटी में वो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स आते हैं या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें आती हैं जो लोग मानते हैं कि अगर रूल्स सही नहीं हैं तो उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन आई फील आपको समझ में आया होगा। नहीं तो मैं फिर से बता देती हूँ कि वो रूल्स या वो नियम जो समाज के लिए उपयोगी नहीं हैं, उस रूल को मानने से लोगों का भला नहीं हो रहा है, तो उस रूल को हमें तोड़ देना चाहिए या फिर हमें ब्रेक कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है, ये रिजेक्ट रिजिडिटी ऑफ लॉज, मतलब समाज के कानून इसमें मायने नहीं रख रहे हैं व्यक्ति के लिए। और इसमें जो लास्ट स्टेज आती है, स्टेज 3, सेंस ऑफ जस्टिस, या जो इसका नाम है वो मैं नाम आपको यहाँ अलग से लिख के बताती हूँ। ये नाम है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये हमारी स्टेज 6 है। इसको हम हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसके लिए क्या कहा जा रहा है, इसके लिए ये कहा जा रहा है कि ये जो भी सिद्धांत है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो हैं, ये इस लेवल तक व्यक्ति बहुत मुश्किल से ही पहुंच पाता है, क्योंकि इसमें वो समाज से काफ़ी ऊपर उठ जाता है। तो जो बहुत ही ज़्यादा समाज का भला सोचने वाले लोग होते हैं, अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं तो जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे देश को आज़ाद कराने वाले जो लोग थे, जैसे भगत सिंह थे या सुभाष चंद्र बोस थे या महात्मा गांधी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मृत्यु की भी परवाह नहीं करी। ठीक है, और अपना बलिदान कर दिया अपने देश के लिए। तो उन्हें जो लगा कि भाई ये जो चीज़ है, जो भी मेरा मॉरल स्टैंडर्ड है वो कुछ अलग ही है, जिसमें देश का भला होना है, जिसमें देशभक्ति की भावना आ जाती है, उसमें जो भी सोसाइटी के कानून हैं या नैतिकता है वो उसको बिल्कुल ही अलग रख देते हैं। और जो उनकी इंटरनल जो कॉन्शियस, जो उनकी जो अंतरात्मा की आवाज़ आती है, जो हम कहते हैं कि बिल्कुल इंटरनली जो सोच रहे हैं कि सही है, वो उसको फॉलो करते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं। और सेंस ऑफ जस्टिस, फिर उस हिसाब से उनका जस्टिस जागता है और उसको वो सही मानते हैं, उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल हाईएस्ट लेवल का होता है और हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने में एक आम व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। तो ये जो है, ये लास्ट पोस्ट कन्वेंशनल, मतलब बिल्कुल ही ट्रेडिशन से हटकर चीज़ें हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनली फॉलो हो रही है उससे बिल्कुल ही हटकर जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो स्टेज 6 कहलाती है, सेंस ऑफ जस्टिस कहलाता है, या फिर हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था। ठीक है,
तो ये 3 टाइप के लेवल्स मैंने आपको बता दिए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और इसकी जो दो स्टेजेस हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। तो इसके बाद मैं आई होप कि मेरी क्लास आपको समझ आई होगी। तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आपको इसके, क्योंकि क्वेश्चंस किए बिना आपको ये थ्योरी क्लियर नहीं होगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में से क्वेश्चंस करेंगे और कुछ इसके जो क्रिटिसिज्म है वो भी करेंगे। थोड़ा इसका क्रिटिसिज्म भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आपका सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो कोलबर्ग थ्योरी आप ये पढ़िए, समझिए, और मेरे इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़रूर इसे प्लीज़ लाइक करिए। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।